नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के भूगोल विषय के खंड क के प्राकृतिक संसाधन में भूमि संसाधनों की हम बात कर रहे थे। भूमि संसाधनों के अंतर्गत हम पिछले अध्याय में हमने बात करी थी भूमि संसाधन क्या होते हैं, मृदा निर्माण यानी कि भूमि या मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, कौन कौन से कारक उसके लिए जिम्मेदार हैं, मृदा के कितने प्रकार होते हैं और हमने उनका वितरण तथा भूमि उपयोग के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे कि भूमि उपयोग होता क्या है, भूमि उपयोग का बदलता उसका स्वरूप, भारत में भू उपयोग का स्वरूप क्या है और भूक्षरण और भू संरक्षण, इनके बारे में आज हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलो अध्ययन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है भूमि उपयोग का बदल स्वरूप। भूमि उपयोग से क्या समझते हैं? भूमि उपयोग से मतलब तात्पर्य है कि मानव अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि संसाधनों का अलग-अलग तरीके से उपयोग करता है। जैसे कि मानव अपने खाद्यान्न यानी कि अपने खाने की वस्तुओं को उपजाने के लिए भूमि का उपयोग करता है। मानव अपनी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए भूमि का उपयोग करता है और तरह-तरह के मानव द्वारा पशुपालन के लिए, पशुचारण के लिए, कृषि के लिए तो अलग-अलग रूपों में उपयोग किया जाता है। तो भूमि उपयोग से साधारण तात्पर्य ये है कि भूमि का मानव के द्वारा किया गया उपयोग, जिस उद्देश्य के लिए किया गया उपयोग भूमि उपयोग कहलाता है। मानव वनों के लिए, फॉरेस्ट के लिए इसका उपयोग करता है। आप देखते होंगे कि विभिन्न पृथ्वी के धरातल के ऊपर विभिन्न क्षेत्रों में जंगल पाए जाते हैं, तो वन विस्तार जो कि फॉरेस्ट लैंड कहलाती है। कृषि अयोग्य बंजर भूमि, ऐसी भूमि जिसके ऊपर कृषि का उत्पादन नहीं होता है, वो कृषि अयोग्य बंजर भूमि कहलाती है। तो तीसरी कैटेगरी क्या होती है? गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य नहीं हो रहा लेकिन कोई अन्य कार्य हो रहा है, जैसे कि कोई औद्योगिक इकाई उसके ऊपर स्थापित है या शहरीकरण में उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसके ऊपर गैर कृषि कार्यों में उसका उपयोग किया जा रहा है। स्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, स्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि वह भूमि होती है जिसके ऊपर पशुओं को चराने के लिए कुछ बड़े-बड़े चारागाह क्रिएट किए जाते हैं, चारागाह बनाए जाते हैं जहाँ पर पशुओं को ले जाकर चराया जाता है और पशुओं को पाला जाता है। तो इस प्रकार के चारागाह बनाए जाते हैं जिनको हम स्थायी चारागाह कहते हैं, तो भूमि का उपयोग वो भी है। फिर है बाग बगीचा व उपवन, तो बाग बगीचे के लिए भी भूमि का उपयोग किया जाता है और फॉरेस्ट कुछ हमारे उपवन है उसमें भी इस टाइप की भूमि का उपयोग किया जाता है। कृषि योग्य बंजर भूमि, ऐसी भूमि जो कृषि योग्य है लेकिन अभी बंजर है, जिसका उपयोग किया जा सकता है, बंजर भूमि को बदल कर और उपजाऊ भूमि में बदला जा सकता है, जिसको 5 वर्ष से ना हुआ, मतलब ऐसी भूमि जो कृषि योग्य तो थी लेकिन जिसका उपयोग 5 साल से नहीं हुआ, बंजर भूमि चेंज हो गई। वर्तमान पड़ती भूमि जो कि खाली पड़ी भूमि है, वो पड़ती भूमि कहलाती है। वर्तमान पड़ती के अतिरिक्त वह पड़ती भूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती नहीं हुई है, तो ऐसी पड़ती भूमि जहाँ पर पिछले 5 सालों से खेती नहीं गई है। दूसरा, लास्ट की शुद्ध बोई गई भूमि, ये टोटल हमारा जो एरिया है कृषि लायक, उसके ऊपर कितने परसेंट एरिया पर जमीन यानी कि बोई गया, यानी कि उसका ग्रेजिंग की गई, ठीक है, ओके, जिसका जुताई की गई है, तो कितने परसेंट एरिया है जिसके ऊपर भूमि बोई गई। अब भारत में भूमि उपयोग का अगर हम स्वरूप की बात करें तो भू उपयोग को 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं, ठीक है। पहला होता है फिर भौतिक और दूसरा होता है मानवीय कारक। भौतिक कारकों के अंतर्गत जैसे कि हम पढ़ते हैं भू आकृति, भू आकृति के साथ में हम पढ़ते हैं जलवायु। तो इस भूमि उपयोग को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं कि इस प्रकार का आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है भूमि के उपयोग करने में, कि कहीं पर फॉरेस्ट है, कहीं पर एग्रीकल्चर लैंड है, कहीं पर वाटर बॉडी है, कहीं पर शहरीकरण है, कहीं पर नगरीकरण, शहरीकरण, उसके साथ में औद्योगिकरण भी है। तो ये सारे क्या हैं? इसमें बहुत सारे हैं, इसमें भौतिक और मानवीय। जैसे भौतिक और मानवीय, जैसे अगर फॉरेस्ट एरिया वो एक भौतिक है, लेकिन मानवीय कारक शहरीकरण और औद्योगिक इकाई मानवीय कारक है। तो हम भौतिक कारकों के अंतर्गत हम भू आकृति, जलवायु, मृदा को सम्मिलित करते हैं, जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत हम जैसे जनसंख्या घनत्व, उसकी जो टेक्निकल एबिलिटीज हैं या प्रौद्योगिक क्षमताएं हैं, संस्कृति, वहाँ की परंपरा इत्यादि को हम इसमें शामिल करते हैं। अब भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 38 पॉइंट, हमारा जो टोटल एरिया वो कितना है, 32 पॉइंट
8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र जो कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, उसका लगभग 93% भाग पर, जिसके 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है, क्योंकि बाकी जो हमारा 7% एरिया है वो लगभग जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत भूमि, ये इस यहाँ पर भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं होने के कारण हमारे पास उसका डेटा नहीं है, आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इसलिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग 93% भूमि उपयोग के हमारे पास आंकड़े हैं। अब भारत के भूमि उपयोग को हम इस चित्र संख्या 8 में 1.8 के अंतर्गत हम देख सकते हैं, जहां पर 1960-61 और 2002-3 के आंकड़े प्रदर्शित किए गए, भूमि उपयोग दिखाया गया है कि कितना परसेंट एरिया किस क्षेत्र में यूज आ रहा था, इतना परसेंट एरिया किस क्षेत्र में यूज आ रहा है। यह चित्र मेरे द्वारा बुक से, एनसीईआरटी की बुक से उठाया गया है, जो कि काफी क्लियर नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए 1960-61 और 2002 और 3 के मध्य भूमि उपयोग किस प्रकार से था। अगर हम बात करें तो भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है, किंतु स्थायी चारागाहों के अभाव के कारण, स्थायी चारागाहों के अभाव कारण बहुत कम भूमि उपलब्ध है जो पशुधन के लिए पर्याप्त है। पशुपालन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। पशुपालन के लिए दोस्तों हमें एक बड़े बड़े पशु चारागाहों का विकास करना पड़ता है, जहां पर पशु स्वतंत्र रूप से विचर कर सके और वहां पर वो उनके खाने की व्यवस्था हो, जिससे हम, जैसे कि हम देख सकते हैं न्यूजीलैंड में इस टाइप के फार्मिंग कृषि होती है। लेकिन भारत में प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है। प्रतिभूमि के साथ में जो अन्य प्रतिभूमि है वो बड़ी अनुपजाऊ है, फर्टाइल नहीं है, उसमें उपज नहीं सकता। ऐसी भूमि 2-3 वर्षों से अधिक बार 2 बार बोया जा सकता है। अगर ऐसी भूमि को शुद्ध बोया गया क्षेत्र अगर हम शामिल कर लें तो लगभग 54% भूमि को ही कृषि योग्य माना गया है, यानी कि 54%, 54% भूमि एग्रीकल्चर लैंड है जो कि आपका कृषि योग्य मानी जाती है। अतः शुद्ध बोए गए क्षेत्र के विस्तार में सभी राज्यों में पर्याप्त विविधता है। कुछ राज्य जैसे कि पंजाब एवं हरियाणा, वहां पर कुल भूमि के लगभग 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर लगभग 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन के लिए उसके क्षेत्र के लगभग 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, ये हमारी राष्ट्रीय वन नीति कहती है। और इसको निर्धारित करने का लक्ष्य करने के 1952 में हमारी राष्ट्रीय वन नीति है, जो कि 1988 में दूसरी राष्ट्रीय वन नीति आती है। पर आज भी मात्र हमारे लगभग 20% भूभाग पर ही वनों का विस्तार पाया जाता है, जो पर्यावरण विनाश की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि इतने कम परसेंट भूभाग पर हमारी वन नीति कहती है कि हमारे टोटल 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, लेकिन हमारे अभी कितना है, लगभग 20% भूमि के आसपास वन है, जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान, विनाश की ओर संकेत करता है कि इससे पर्यावरण को, क्योंकि वनोन्मूलन होगा तो पर्यावरण को नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन वन और पर्यावरण में संतुलन बिठाए रखने के लिए साथ लोगों का यह आजीविका का भी प्रमुख साधन होता है। जैसे बंजर भूमि एवं गैर कृषि योग्य कार्य में संलग्न भूमि लगातार समस्या का एक प्रमुख कारण बनी हुई है, मददगार बनी हुई है। अब पथरीली चट्टानें, शुष्क मरुस्थलीय भूमि जो कि बंजर है, इस भूमि पर संस्कृति का गैर नियोजित विकास भूमि संरक्षण एवं प्रबंध के मानकों की अवहेलना कर रहा है। अब देखिएगा, मानव अधिवास का जो निर्माण है वो, जैसे कि मानव अधिवास का निर्माण, संचार के साधन जैसे कि रेल, सड़क, इनका विकास, उद्योग धंधों की स्थापना आदि, इस प्रकार के जो डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज हैं और उनसे जो उत्सर्जित तो पदार्थ है उनका निपटान हम जो करते हैं भू संसाधन का, उससे निम्नीकरण होता है। निम्नीकरण का मतलब उसका क्षरण होता है, और इन कारणों से समाज एवं पर्यावरण दोनों पर ही एक आपदा आ पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि मरुस्थलीकरण का विस्तार होता है, क्योंकि हमारा अनियोजित विकास के कारण इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो इसीलिए हम इन चैप्टर में ये भी पढ़ते हैं कि संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। तो ये जो भूमि संसाधन है ये एक प्राकृतिक संसाधन है और हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये भू क्षरण और भू संरक्षण है, ये होता क्या है। एक्चुअली जो हमारी भूमि है उसकी ऊपरी परत का किन्हीं भी कारणों से उसका अपरदन, उसका कटाव
हो जाना क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। तो मृदा का अपने स्थान से विभिन्न क्रिया मानव की विभिन्न क्रियाकलाप के कारण जो उसका जो स्थानांतरण हो जाना, उसके ऊपरी भाग का स्थानांतरित हो जाना भूक्षरण कहलाता है। ये विभिन्न कारण हो सकता है, प्राकृतिक कारक भी हो सकते हैं और मानवीय कारक भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कारक में जैसे कि बहता हुआ जल क्या करता है? अपरदन करता है भूमि का। पवन, बहती हुई पवन, वो भी क्या करती है? अपने साथ धूल, मिट्टी, कंकड़ उड़ा के लेके जाती है और उस स्थान का कटाव करती है। उसी प्रकार से हिमानी, हमारे जैसे हिमालय के अंदर जो हिमानी जो ग्लेशियर्स हैं, वो भी क्या करते हैं? भूमि का कटाव करते हैं। समुद्र की लहरें आती हैं, आप देखते हैं तटीय क्षेत्र के ऊपर वो कटाव करती है। तो इस प्रकार से एक प्रकार की मृदा की चोरी है, मृदा को काट देना, तोड़ फोड़ देना, उसका अपरदन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, जिससे ऊपर की जो अच्छी भूमि होती है, जो फर्टाइल होती है, जो उर्वरक होती है, वो भी उसके साथ में चली जाती है। तो अगर हम गुरुत्व पहाड़ी ढालों के ऊपर देखें तो वहां पर गुरुत्व बल इस प्रकार की अपरदन करने के लिए सहायक होता है, क्योंकि पहाड़ी ढालों पर मृदा ऊपर से नीचे की ओर आती है, जिसे हम भूसंकलन भी कहते हैं। पर्यावरणीय समस्या से जलवायु परिवर्तन, जैसे पर्यावरणीय समस्याओं के अंतर्गत जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक और विकराल रूप लेती हुई जा रही है, जिसकी वजह से अनावृष्टि और अतिवृष्टि पैदा हो रही है। अनावृष्टि और अतिवृष्टि से होता यह है कि अनावृष्टि से जब वर्षा कम हो जाए तो उसके कारण जो मिट्टी है उसके संगठन में जो कठोरता आती है वो टूटने लगती है, उसका संगठन कमजोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे वो टूटना स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन अतिवृष्टि के कारण जो ऊपर की सोइल है वो तीव्र वर्षा के कारण वो कट कर और किसी दूसरी जगह पर चली जाती है, जिसे हम अवनालिका अपरदन भी कहते हैं। इसमें बड़े बड़े खंड बनाते हैं, जैसे कि चंबल नदी इस प्रकार की अवनालिका अपरदन के लिए फेमस है, जहां पर बीहड़ खड्डों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये लगभग भारत में अगर इस प्रकार की बात करें तो लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि इस प्रकार के अपरदन से उससे नुकसान होता है, और ये बिल्कुल ही अपरदन इनका हो चुका है। इस निम्नीकृत भूमि का लगभग 28% क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत, जबकि 56% क्षेत्र जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लगभग 56% किसके द्वारा अपर्दित है? जल के द्वारा अपर्दित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जल द्वारा लगभग 56% अपरदन किसके द्वारा हो रहा है? ये जल के द्वारा अपरदन हो रहा है 56%। लेकिन आप इधर देखिएगा, ये वाला 28% क्या है? वनों द्वारा निम्नीकृत हो रहा है। ठीक है, ये देखिएगा आप 6% लवणीय और क्षारीय भूमि, और लगभग वायु द्वारा कितना परसेंट हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर लगभग 10%। तो यहाँ पर ये क्लियर कट है कि बिल्कुल 56% जो मेजोरिटी जो अपरदन होता है भारत के अंदर, वो जल द्वारा अपरदन होता है, वो भी मुख्यतः नदियों द्वारा अपरदन इसमें महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये अपरदन 3-4 प्रकार से होता है। एक होता है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन में क्या होता है कि बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो जाता है, बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, जब पानी तीव्र गति से फैलता है तो उससे बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर एक होता है शीट अपरदन, जिसके अंदर जो सोयल की ऊपरी जो भाग होता है उसका अपरदन हो जाता है, और वो अपरदन वो ऊपर की टॉप सोयल है वो फैल जाती है। ठीक है, वो वहां से कटकर दूसरी जगह जम जाती है। तो ये इस प्रकार के गुली इरोजन, अवनालिका अपरदन, तो भारत में जल द्वारा अपरदन सर्वाधिक प्रभावित भूमि है, और ये हमारे सोयल रिसोर्स को खत्म कर। अब ये भूमि अगर जहां पर पानी ज्यादा भर जाता है तो वहां पर लवणीय और क्षारीय जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, इसी को वाटर लॉगिंग भी हम कहते हैं। तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो 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 भूमि जो कि जिसका क्षरण हो गया है, उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं? मानवीय क्रियाकलाप भी इसके लिए जिम्मेदार है, जैसे कि वनोन्मूलन, हम पेड़ों को काट देते हैं। पेड़ों के काटने के कारण सोइल के संगठन में परिवर्तन होता है, और जो बांध कर रखती है, जो हमारी जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती है, वो धीरे धीरे वहां से लूज करना स्टार्ट होता है, ढीली होती है, और वहां से फिर वो सोइल कटना स्टार्ट हो जाती है। अति पशुचारण के कारण भी होता है, जब हम पशुओं को एक मास यानी बहुत बड़े एरिया के अंदर उनको चराना के लिए खुले छोड़ देते हैं, तो उनके जो खुरों से जो भूमि कट जाती है उसे हम अति पशुचारण भी कहते हैं। खनन गतिविधियों के कारण हम सोइल को खोदते हैं और फिर अंदर से हम खनन करते हैं, तो उसके कारण भी भूक्षरण होता है। हम रसायनों वगैरह इनका भी हम प्रयोग करते हैं, जो कि मानव गतिविधियों के कारण भूमि की क्षरण को और बढ़ा देते हैं। अब
खनन के उपरांत अगर हम बात करें तो उस स्थान को खाई एवं मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। उड़ीसा है, वहां पर वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। उसी प्रकार से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में अति पशुचारण, ज्यादा पशुचारण के कारण भूमि का स्तर प्रभावित हुआ है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अधिक सिंचाई, क्योंकि गंगा नदी यहाँ से फ्लो होती है, तो यहाँ पर अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अति सिंचन से मतलब ज्यादा सिंचाई करने से वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि यूपी, बिहार और हरियाणा, पंजाब के अंतर्गत नहरी सिंचाई अधिक यूज की जाती है, जिससे कि वाटर लॉगिंग के मतलब एक स्थान पर वाटर यानी कि जल ज्यादा भर जाता है, जिसके केशिकीय क्रिया के कारण नीचे से लवण ऊपर की ओर आते हैं और उस भूमि की फर्टाइल यानी लवण ऊपर जम जाते हैं, एक व्हाइट व्हाइट एक लेयर बन जाती है, रेह कलर भूमि में उसको कहते हैं। तो इस प्रकार की वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न होते से लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो कि भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर खनिज आधारित उद्योग की मैं बात करूं, जिसके अंदर सीमेंट है, मूर्ति निर्माण है, चूना पत्थर, खड़िया, सेल सड़ी, ये सब इनके पीसने में वायुमंडल में धूल निकलती है और वायुमंडल का वायु प्रदूषण को खराब करती है, जो धीरे धीरे वापस से भूमि की परत के ऊपर जमने लगती है और मृदा के जल अवशोषण की क्षमता को कम कर देती है, उसको प्रभावित करती है। जैसे उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ वो भूमि और जल दोनों को ही प्रदूषित करते हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाले बारीक पदार्थ हैं वो हवा से उड़कर वापस जमीन पर आकर नीचे बैठ जाते हैं, जिससे जमीन की ऊपर की जो लेयर होती है वो उससे ना तो पानी का अंदर उसका अवशोषण हो पाता है, ना ही उसके प्रोडक्टिव क्षमता भी उसकी कम हो जाती है। अतः ये सत्य है कि मानव के 95% से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि द्वारा होती है। मानव को लगभग 95% उसकी जो आवश्यकताएं वो किसके द्वारा पूर्ति होती है? भूमि संसाधन। और इसलिए संसाधन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे जीवन के लिए अगर अनुकूल परिस्थितियां मृदा में सुलभ होती हैं, यही हमारे पूर्वजों ने भी इस भूमि का उपयोग इस संदर्भ में किया, और उन्हीं की पीढ़ी ने जो उन्होंने मृदा का संरक्षण किया, वो हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उससे लाभान्वित हो रही है। अतः हमें भी हमारी नई पीढ़ी के लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए आधार स्तंभ हमें बनाना होगा, हमें भी मृदा का संरक्षण करना होगा। मनुष्य की आवश्यकता होती है भोजन, वस्त्र और आवास, ये मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता होती है। लेकिन मनुष्य की धीरे धीरे लालसा बढ़ती गई, उसकी ग्रिड, उसका लोभ लालच बढ़ता गया और उन्होंने भूमि संसाधनों का इस तरीके से विदोहन किया कि उसका निम्नीकरण होता गया, और ये भूमि जो कि एक स्वयं खाद्य संकट को उत्पन्न कर सकती है। इसने अब इस मानवीय कारकों के साथ में पर्यावरणीय कारकों ने भी इसमें भूमि क्षरण करने में अपना योगदान दिया। अतः हम इस बात पर पहुंच सकते हैं कि भूमि निम्नीकरण वो आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विराट समस्या है, और इसका संरक्षण हमारे लिए एक चुनौती है। किंतु हमें इसको इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और इसके संरक्षण पर हमें ध्यान देना होगा। संरक्षण के अनेक तरीके अपनाए जा सकते हैं, जो कि मानव क्रियाकलापों के साथ साथ में पर्यावरणिक क्रियाकलापों से होने वाली इस क्षरण को रोका जा सकता है। जैसे हम फसल चक्रण, हम फसल को रोटेट करके एक बार में एक फसल, एक सेशन में दूसरे बार में दूसरी फसल ले, हम फसल चक्रण को अपनाकर और मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। जैसे हम गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के इनको लगातार मृदा में चक्रीय क्रम में रोटेशन पद्धति के आधार पर अगर हम इनको उपजाएं, तो इससे भूमि की क्षमता बढ़ सकती है। और क्या कर सकते हैं हम भूमि को क्षरण से बचाने के लिए? हम इस प्रकार की समुच्चय जुताई कर सकते हैं। समुच्चय समुच्चय जुताई, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जहां पहाड़ है, ये आपका पहाड़ है, तो हम इस प्रकार से उसकी ढाल की विपरीत दिशा में जाकर और फिर उसकी समुच्चय जुताई यानी कि कंट्यूर लाइन में हम खेती करते हैं, जिससे अगर पानी यहाँ गिरता है तो पानी नीचे आएगा तो उसका प्रवाह ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर उस कुछ अवरोधक होने के कारण ये मिट्टी यहाँ से कटकर यहाँ जमा हो जाएगी, यहाँ से कट के यहाँ जमा हो जाएगी, वो मिट्टी नीचे नहीं आएगी। तो हमें समुच्चय रेखा इस प्रकार के अपवर्तन को रोका जा सकता है, और इससे मृदा की गुणवत्ता भी इसके लिए बनी रहेगी और इससे जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपनाकर मृदा एवं जल दोनों को ही संरक्षित किया जा सकता है। पवन द्वारा अपरदन वाले क्षेत्रों में हम स्ट्रिप फार्मिंग, जिसे हम पट्टी का कृषि कहते हैं, वो सबसे बेस्ट है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित होते हैं। फसलों के बीच में हम नई नई घास की पट्टियां लगाते हैं, जो कि पवन के वेग को कम करने में सहायता करती है। रसायनों का हम उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है।
रसायनों का सतत उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है और ये पोषक तत्व हैं जो कि जल, वायु और जो केंचुआ एवं अन्य सूक्ष्म जीव जो हो सकते हैं उनका, जैसे कि हम बात करें एंडी नाम का एक रसायन जो कि मेंढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है। इससे कीटों की संख्या को बढ़ावा मिलता है क्योंकि मेंढक कम होंगे और ये पारिस्थितिकी तंत्र को इससे प्रभावित होती है। अतः रसायनों की जगह हमें प्राकृतिक खाद, जैविक खाद, ठीक है, जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग कर मृदा के संरक्षण को हम बढ़ा सकते हैं। संभव हो तो हमें जैव कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए जिससे फसल की सुरक्षा के साथ साथ उनकी संख्या में सीमित हो सके कीटनाशकों का उपयोग करते समय। हम वृक्षारोपण करके मृदा संरक्षण को हम उसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि मृदा संरक्षण को जो सबसे बेस्ट तरीका है संरक्षण करने का वो है वन संसाधनों का संरक्षण। यदि हम वनों का संरक्षण करते हैं तो हमारा जल संरक्षण भी होगा और मृदा संरक्षण भी होगा। हमें वनों का इस प्रकार से वृक्षारोपण करना चाहिए पंक्ति बाई पंक्ति जो कि आपके पवन द्वारा अपरदन को भी रोकने में सहायक होंगे और जल द्वारा अपरदन रोकने में भी सहायक होंगे। अतः इन सभी उपक्रमों का हम प्रक्रमों का हम यूज करके और मृदा के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।